जय श्री महाकाल। नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी कड़ी में आपकी रफ्तार को थोड़ा और तेज करने के लिए लेकर आए नया टॉपिक, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, पार्ट नंबर 1। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अरब गजनवी गोरी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 517 ईस्वी में इनका जन्म। पैगंबर मोहम्मद के विषय में सही कथन क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों को एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया था और पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति के अरब के थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन का कार्य क्या कहलाते हैं? तो हदीस कहलाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद-ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया? जियाउद्दीन बरनी ने किया था। मक्का कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। भारत के लोगों को इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था? मालाबार समुद्र तट अरब व्यापार के आने पर। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किस द्वारा किया गया था? अरबों द्वारा किया गया था। और भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? 712 ईस्वी में की गई थी। और मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख बयान कौन थे? तो देवल, निरोन, सेहवान, दाहिर, ब्राह्मणवाद, अरौर और मुल्तान। 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? नाफ्ता और मंजनीक। अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो चचनामा में मिलता है। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में लिखा गया है। चचनामा पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है? सिंध का करता है। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का था। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने वीरतापूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी? तो रावर के दुर्ग की रक्षा की थी। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? लेन पुल का है। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया? महफूजा। किस एक स्थान को अरबी यात्री ने स्वर्ण ग्रह कहा? मुल्तान को। गजनवी। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। गजनी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। मोहम्मद गजनवी का जो किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का था। सुबुक्तगीन का। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया था। कौन सा दिल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर नहीं हुआ था। किसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो भीमदेव ने किया। भीमदेव प्रथम ने। सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। और महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? तो जयपाल को हराया था। किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? जयपाल ने कर लिया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो उद्बांडपुर। मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों की संकर नेतृत्व किसने किया? आनंदपाल ने किया था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय दिद्दा कहाँ की रानी थी? तो ये कश्मीर की थी। सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने 1018 ईस्वी में अपने कौन से आक्रमण में मथुरा और कन्नौज के उन मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया? तो 12वें आक्रमण में। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? कुलचंद था। सुल्तान मोहम्मद के भारत विजय का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धन संग्रह था। भारत पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? तो जयपाल, फतेह, दाऊद और महिपाल। मोहम्मद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? अलबरूनी था, उत्बी, फराबी, उजरी, तौसी, बहकी, अंसुरी, फिरदौसी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। तारीख-ए-यामीनी के लेखक कौन था? तो उत्बी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? महमूद गजनवी संबंधित था। किसे फारसी का होमर कहा गया है? तो फिरदौसी कहा गया है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी था। अलबरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था।
अलबरूनी के संबंध में सत्य कथन है उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? एक खीवा प्राचीन ख्वारिज्म का रहने वाला था। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है किसी द्वारा लिखी गई? अलबरूनी द्वारा लिखी गई। अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद के विषय में सही कथन है तो भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन है, मुख्य भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास का अध्ययन है। पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान कौन था? अलबरूनी ही था। हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान भी कोई विज्ञान नहीं। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसका है? तो यह कथन है अलबरूनी का। अलबरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे? तो शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ। और तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की है। अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकार कौन थे? तो थे जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था, तो उनदिशाई थे। मोहम्मद गजनवी किसी भारतीय महाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी अलबरूनी को? फतेहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो यार वो किसकी सिंध विजय से है। गजनवी शासकों की सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित थे? तो नहीं थे, तो ग्रीक नहीं थे। मोहम्मद गजनवी का हिंदू सेनापति कौन था? तिलक था। और मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? मोहम्मद गजनवी ने किया था। विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? मोहम्मद गजनवी ने की थी। सोमनाथ मंदिर जिसे मोहम्मद गजनवी ने ध्वंस किया था किस देवता से संबंधित? भगवान शिव से संबंधित है। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये खुसरो मलिक था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो मोहम्मद गजनवी किए थे। मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का एकमात्र स्थायी परिणाम क्या हुआ? तो पंजाब को उसके शासन में मिलाए जाना। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ? तो मुल्तान पर हुआ था। 1175 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम द्वितीय ने किया था। ये मूलराज द्वितीय ने किया था। ये गुजरात का शासक था। भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो आबू पर्वत की तलहटी में किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध ये भी इन दोनों के बीच में ही हुआ था। और ये कब हुआ? 1192 में हुआ। वह युद्ध जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तो तराइन के द्वितीय युद्ध में हुई थी। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? मोहम्मद गोरी से हार गया था। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। किस दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया तो तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर लाया गया जहां उसने गोरी का अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। ये कथन किसका है? हसन निजामी का है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावर के युद्ध में पराजित किया था 1194 ईस्वी में। चंदावर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गोरी खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था? जम्मू के शासक के साथ मिल गया था। सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी कौन थे जिन्होंने महमूद गजनवी तथा महमूद गोरी दोनों के लिए समस्या पैदा की? खोखर थे। और मोहम्मद गोरी के गजनी जाते समय किसने हत्या की थी? खोखरों ने ही की थी। मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव निस्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिल रहा है? तबकात ए नासिरी में। किस मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर बनी है। किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित है थी? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा महाविहार का विध्वंस किसने किया? ये भी बख्तियार खिलजी ने ही किया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने
किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था? तो प्रथम आख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत पर तुर्की आक्रमण के संदर्भ में सत्य कथन है। तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। उत्तर भारत में तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? तो एम हबीब का है। और भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है तो मोहम्मद बिन कासिम आए थे पहले, फिर जिसके बाद ही में आए थे मोहम्मद गजनवी, फिर आया मोहम्मद गोरी, फिर आया चंगेज खान और तैमूर। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासक के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ये था राजनीतिक एकता का अभाव। भारत में तुर्कों की विजय के कारणों में से एक प्रमुख कारण क्या था? तो वो था घुड़सवार सेना का इस्तेमाल। अब आ गया दिल्ली सल्तनत। हम पढ़ेंगे गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 ईस्वी से 1290। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कब बना? 1206 में बना और 1210 तक ही रहा था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो गुलाम वंश था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का वह गुलाम कौन था जिसने अपनी स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गोरी का था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? कब करवाया था? तो जून 1206 ईस्वी में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिली? 1208 ईस्वी में मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन संचालन किया था? लाहौर से किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब समाप्त हो गया? 1210 ईस्वी में हो गया था। और किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? तो संघर्ष करने वाला था वो था ताजुद्दीन एलदोज। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? तो परमरदेव चंदेल। और दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था। किसी कुरान खा के नाम जाना जाता था? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी? चौगान खेलते के दौरान घोड़े से गिरकर। और पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो इसकी हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तत्कालिक अधिकारी बना? तो आराम सा बना इल्तुतमिश। 1211 से 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश बना। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। और दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभाव संपन्न शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। अपने राज्य ऋण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? तो बदायूं था। बदायूं का इक्ता था। किसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था दिल्ली को? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश को गोरी ने दास्ता से कब मुक्त किया था? तो 1205 से 1206 ईस्वी में किया था, खोखर के विद्रोह के समय। कौन सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या अधिकार था? तो आधार था। तो ये दिल्ली की उत्तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। कौन सुल्तान रात्रि में अपना अधिकांश समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता है? तो इल्तुतमिश करता था। निजामुद्दीन जुनूदी किसका वजीर था? तो इल्तुतमिश का था। और इल्तुतमिश ने बिहार में अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस वर्ष से सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए? तो ये हुए थे 1221 ईस्वी में। और मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर व पश्चिम सीमा पर किसी काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के काल में किया था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तैमूचिन था। तैमूचिन। दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था? तो इल्तुतमिश ने भेजा था। इल्तुतमिश के शासन के समय भेजा था। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश ही था। किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? 1229 ईस्वी में पहुंचा था। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र आभूषण तथा उपहार को सुल्तान उसके पुत्र तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। यह कथन किसके लिए? तो इल्तुतमिश के लिए।
इस्लाम की राजधानी किस स्थल को कहा जाता है? तो बगदाद को कहा जाता है। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलहत प्राप्त किया? तो इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश के विषय में सही कहा था ना, इल्तुतमिश ने अपने प्रभुता की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी और इल्तुतमिश ने बंगाल में सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनऊती पर अधिकार किया था। दिल्ली सल्तनत में किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम एक वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था? है तो राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा। रजिया। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी उत्तराधिकारी थी? तो इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी। उत्तराधिकारी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ये दास राजवंश से संबंधित थी। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया ने किस राजवंश से संबंधित थे? तो मामलुक ये गुलाम दास राजवंश से संबंधित थे। और रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी? 1236 ईस्वी में बनी थी। अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन एतगिन को। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? अमीर आकुर के पद पर। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसी काल में हुआ? रजिया काल में हुआ। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? निजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ पर उनकी हत्या हुई थी? तो कैथल में हुई थी। रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? मुइजुद्दीन बैरम शाह। रजिया के पतन का कारण क्या था? तो उसका स्त्री होना। और किस इतिहासकार ने रजिया की असफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया? तो मिनहाज उस सिराज बलबन। 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक शासन किया था इसने। सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद की सिया में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिश से सर्वोच्च पद खो दिया था कौन था? इमादुद्दीन रेहान। इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। और बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। दिल्ली की सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? तो गयासुद्दीन बलबन। और बलबन अपने को किसका वंशज बताता था? तो ये बताता था अफरासियाब का। बलबन किस वंश का शासक था? ममलूक वंश का। और बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो यह हुआ था इल्बरी तुर्क संप्रदाय में। बलबन किस वंश का शासक था? ममलूक वंश का था। बलबन का जन्म तुर्क किस संप्रदाय में हुआ था? इल्बरी तुर्क संप्रदाय में हुआ था। वह मामलूक सुल्तान कौन था जो राजत्व के देवी सिद्धांत का पक्षधर था? बलबन था। बलबन की सार्वभौमिकता की तथा राजनीति नीति को जानने के लिए मूल स्रोत कौन है? तो बरनी, तारिक ए फिरोज शाही। दिल्ली की किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। किस सुल्तान ने तुर्कानी चिलगानी का दमन किया था? बलबन ने ही किया था। बलबन के विषय में सही कथन क्या है? तो उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया और उसने अपने राज्य में मंगोल सुरक्षित किया। उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो बलबन ने राजत्व सिद्धांत परिभाषित किया। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था और बलबन के राजत्व सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार के में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था? बलबन ही था। वह इल्बरी शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, फाबोस और नैरोज प्रारंभ करवाए थे? बलबन ही नहीं करवाए थे। ईरानी त्यौहार नैरोज का प्रचलन किस सुल्तान ने प्रारंभ किया? तो ये बलबन ने ही किया था। जिल हल्ला जो राजधिकारी संबंधी अवधारणाएं किससे संबंधित है? बलबन से संबंधित। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में स्वभावत दावा किया गया कि राजा के दुस्शासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत है। किस राजा के बारे में दावा किया गया? तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में किया गया। वह सुल्तान कौन था जिसने पूरा एक वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्थ किया? तो बलबन ने किया था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो तुगरिल खान था। सुल्तान बलबन
के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर कौन था? मालिक बकबकता। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति अपनाई थी? तो ये कौन दिया था? ये बलबन ने अपनाई थी। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने का निम्न कारण थे। तो विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा। बलबन को निम्नलिखित बातों का श्रेय दिया जाता है: दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया और चालीसा के मंडल को नष्ट किया, सुल्तान के पद पर की गरिमा स्थापित की। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति से किया? तो इसने पद्धति अपनाई थी फारसी पद्धति। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था? सासानी पारसिया से। एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया, फिर सुल्तान बन गया। वह व्यक्ति कौन था? तो बलबन था। अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बाद साहित्य के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और जिसको से बातचीत नहीं की या दिन भर नहीं का। यह कथन किस सुल्तान के बारे में? तो बलबन के विषय में है। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी कि मुखबिरों और जासूसी के दरबार में इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए? शासक से उसकी आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उसके विश्वास जो अच्छे शासन का अधिकार है वो नष्ट करती है। बलबन ने कहा था। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल महियार को जब अमरोहा के मुत्तरशरीफ के पद के लिए चुना गया, जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी: जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक धमनियों और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। यह कथन किस सुल्तान से संबंधित है? बलबन से है। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसके अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया? तो कैखू सराव को किया था। बंगाल विजय हेतु बलबन अपने साथ किस पुत्र को लेकर आया था? तो बुकरा खान को लेकर आया था। खिलजी वंश, गुलाम वंश पूरा हो गया, अब आ गए खिलजी वंश। खिलजी वंश इसने शासन किया था। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी में। खिलजी कौन थे? तुर्क थे। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खरी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 1290 ईस्वी में हुआ था। जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? किलो खरी में कराया था। खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा जाता है क्योंकि इस समय तुर्क अभिजात वर्ग था और सत्ता के अधिकार की समाप्ति हो गई। खिलजी सुल्तान ने राज्य को राजनीतिक एकरूपता प्रदान की और साम्राज्यवादी और आर्थिक नीति में उग्र और प्रबल प्रयत्न किए। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। किस सुल्तनतकालीन शासक की आज्ञा से सीदी मौला नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी दे दी गई है? तो जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से। 9 मुसलमान कौन थे? ये दिल्ली के पास बसे मंगोल के वंश जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन नवीन मुस्लिम कहलाए? तो मंगोल कहलाए थे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विद्रोह करने वाला कड़ा मानिकपुर गवर्नर कौन था? मलिक छज्जू था। किस इतिहासकार का कथन जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था? डॉक्टर E.L. श्रीवास्तव का। और जलालुद्दीन खिलजी ने ही रणथंबोर पर आक्रमण किया था लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर कहाँ पर की थी? तो अकाड़ा में की थी। और किस स्थान पर जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया? तो अकाड़ा में किया था। किस सुल्तान को पहले अली गुर्रसप के नाम से भी जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। और कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था तो किंतु उलैमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जाना था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनारंभ के कुछ वर्षों के उपरांत सार्वजनिक असंतोष व विद्रोह के कारणों पर विचार किया तथा निम्न कारणों की पहचान की: राजा का अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा तथा अनभिज्ञता का रवैया,
अमीरों की मदिरापान की गोष्ठियाँ षड्यंत्रों के प्रसव भूमि थी। अत्यधिक संपत्ति ने दूरशक्ति तथा कुविचारों दोनों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया। गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सत्य का अंदर किया था। अलाउद्दीन ने शीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश पर प्रमुख कारण क्या था? तो राजनीतिक था। जियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियां बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों में बेचते थे। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने की पाबंदी लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राजत्व सिद्धांत है राजत्व की देवी सिद्धांत पर। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स। मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो राज्य के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि वे शरीयत द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। यह कथन किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरे आगे के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो काजी मुखशिसुद्दीन से। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर किस शहर का नाम रखा? चित्तौड़ का रखा था। कौन सा पारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में गया था? अमीर खुसरो गया था। विंध्याचल की पहाड़ी पर पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत में सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर व राय रायन की उपाधि दी थी? तो देवगिरी की रामचंद्र देव की दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान में संदर्भ में एक सत्य कथन किया था? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत धन प्राप्ति प्रयास था और उसने दक्षिण राज्य का विलय नहीं किया। किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण किया? तो अमीर खुसरो ने किया। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियान का क्या उद्देश्य था? धन प्राप्ति का उद्देश्य। किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया? पांडे ने। और अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो काकतीय राजवंश का था। अलाउद्दीन के सेनापति जफर खान ने 2 मंगोल आक्रमणकारियों का कब सामना किया? तो ये किया था 1298 से 1299 में। जफर खान नामक प्रसिद्ध वीर जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारा गया और रुस्तम के नाम से जाना जाता था, किस शासक का अभिन्न मित्र था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में उसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई तो किसकी हुई? तो जफर खान की हुई थी। 1300 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? तो रावी नदी थी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम क्या है? तो गुजरात 1298 ईस्वी में, रणथंभौर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 ईस्वी और तेलंगाना 1309 ईस्वी। कौन से 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? अल्प खान, उर्गू खान, नुसरत खान और जफर खान। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर के राजा कानोड़दे के विरुद्ध युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बिहिस्त की अध्यक्षता में सेना भेजी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजी थी।
मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी 1320 ईस्वी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1316 ईस्वी में बना था। किसने खलीफुत्तौला की उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह खिलजी ने की थी। वह कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। और किस सुल्तान ने खलीफा रब्बुल आलमीन की उपाधि धारण की? मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह के विषय में किसने लिखा कि कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? बर्नी ने। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय में शासन किया? खिलजी वंश ने। तुगलक वंश 1320 ईस्वी 1412 ईस्वी। तो गयासुद्दीन तुगलक, इनका शासनकाल था 1320 से 1325 ईस्वी। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम से साथ जोड़ा था? और गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी सुल्तान या गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का था। अलाउद्दीन के सैन्याध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1320 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? दीपालपुर का सूबेदार। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक से। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? गयासुद्दीन तुगलक। विजयोपरांत गयासुद्दीन ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल का क्या नाम रखा था? सुल्तानपुर रखा था। हनुज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान को संबोधित कथन है और किसने कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन की उदारता की नीति अपनाई। बर्नी ने इस नीति को किस नाम से संबोधित किया? रस्म मियाना अथवा मध्यपंथी। बंगाल विजय के पश्चात लौटते समय लकड़ी से निर्मित महल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ पर ठहरा था? तो अफगानपुर में ठहरा था। उपयुक्त लकड़ी के महल का निर्माता कौन था? ये था अहमद एयाज। और गयासुद्दीन तुगलक मृत्यु के विषय में किसने लिखा है कि अचानक बिजली गिरने से सुल्तान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो बर्नी ने लिखा था। और गयासुद्दीन तुगलक के विषय में किसने लिखा था कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण किए था? तो अमीर खुसरो ने लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी 1351 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राजवंश के पश्चात जूना खान को कौन सी उपाधि दी थी? उल्गू खान की उपाधि दी थी। किस सुल्तान का नाम जूना खान था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक सल्तनत की गद्दी पर बैठा? 1325 में बैठा था। मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनने के कितने दिन बाद दिल्ली में प्रविष्ट हुआ? 40 दिन बाद हुआ था। किस दिल्ली सुल्तान ने शिष्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद में ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद विरत कर दिया था? तो 1326 ईस्वी 1327 ईस्वी में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था? तो ये नगर साम्राज्य के केंद्र में था। और मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। और ये कथन किसका है? तो जियाउद्दीन बर्नी का है। दिल्ली में दौलताबाद की दूरी कितनी थी? दिल्ली से दौलताबाद की दूरी थी 700 मील। किसने लिखा है कि राजधानी परिवर्तित सुल्तान का दंडात्मक कार्य था? तो इब्ने बतूता ने लिखा था। किस लेखक का मत है कि मोहम्मद तुगलक ने संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश नहीं दिए? डॉक्टर के निजामी का। नगर इतना बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतों, महलों और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी के स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने दिया? तो ये दिया था जियाउद्दीन बर्नी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शासनकाल में हुई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। किस सुल्तान का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। स्वर्णद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। अमीरान ए सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तानों के नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था वह किस देश का था? मोरक्को से था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। किस इतिहासकार का कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? एल फिंस्टन का।
दिल्ली के सुल्तानों में कौन सबसे अधिक विवादास्पद था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक राज्य विस्तार हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल हुए? तो क्योंकि उन्होंने गलत ढंग से लागू किया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया है कि वह पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया। किस सुल्तान ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। मोहम्मद तुगलक के विषय में सही कथन है वह सार्वजनिक रूप से होली खेला था। वह गंगा जल का पान करता था। उसने हिंदू अमीरों को नियुक्त किया। किसने कई विदेशी हिंदुओं तथा मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान के शासनकाल में बहाउद्दीन गुरसप ने विद्रोह किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मुल्तान का वह सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय विद्रोह किया? यह था बहराम आइबा उर्फ किसलू खान। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई? ठट्टा अभियान के समय। और मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बदायूं ने लिखा था। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा? तो ये बैठा था 1351 ईस्वी में। फिरोज का पिता का नाम था रज्जब। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्य के समय के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाए? तो अवबाब। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदि सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो वह फिरोज शाह तुगलक ही था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन सा सुल्तान लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। और किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दिल्ली के सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता था? दिल्ली तो ये फिरोज शाह तुगलक जाना जाता था। राज्य खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला सल्तनत काल का प्रथम शासक? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान कौन था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक था। किसने तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किस सुल्तान के बारे में या किस सुल्तान के दरबार में अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। दिल्ली सुल्तनत में कौन सुल्तान दासों का शौकीन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसका अभी भी व्यवहार होता है, जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है, उसका निर्माण किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान फिरोज दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक था। भारत में दालों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जब सुल्तान फिरोज तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय उड़ीसा का राजा कौन था? भानुदेव तृतीय था। कटेहर के शासक खड़कू ने किस सुल्तान के समय विद्रोह किया? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय। सल्तनत काल में महादवियों का विद्रोह किसने दबाया था? फिरोज शाह तुगलक ने दबाया था। ऐसा कहा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना क्योंकि उसके सामने सामंतों को आनुवंशिक बनने दिया। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ? किसने कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान को खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई? फिरोज शाह तुगलक को। किस इतिहासकार ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर कहा? तो हेनरी इलियट और एफ लिंस्टन ने। उत्तरवर्ती तुगलक काल तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक।
किस सुल्तान के समय के विषय में कहा गया है कि दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली की पालम तक था? तो राजा नसीरुद्दीन महमूद के विषय में कहा गया है। और तैमुरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में किया था। तैमुरलंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। किस आक्रमणता के को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा गया? तैमुरलंग को कहा गया। तैमूर को तैमुरलंग क्यों कहा जाता है? तो युद्ध में पैर खराब हो जाने पर लंगड़ाने के कारण है। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी। खिजर खान का शासनकाल था 1414 से 1421 ईस्वी तक। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का हुआ था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खान था। तैमूर प्रतिनिधि खिजर खान द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा गया जाता है? तो क्योंकि खिजर खा पैगंबर का वंश था। तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में खिजर खान ने दिल्ली को किससे जीता था? दौलत खान लोधी से जीता था। सुल्तान के विस्तार पर खिजर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? रैयत ए आला की। खिजर खान को सर्वप्रथम खिरोज ने कहाँ का सुविधा नियुक्त किया? मुल्तान का। किसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनानी के रूप में कार्य नहीं किया? खिजर खान ने। जसरत खोकर का विद्रोह किस सुल्तान के समय हुआ? मुबारक शाह के समय। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश 1451 1526 ईस्वी। बहलोल लोधी ये 1451 से 1489 ईस्वी तक रहता। लोधी वंश संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी का राज्य कब हुआ? 1451 ईस्वी में हुआ था। लोधी वंश शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः परिसंबंधित थे? विशुद्ध अफगानिस्तानी अफगान पठान। बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? लाहौर का था। बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। वह राज्य कौन था? जौनपुर का। और किस राज्य को दिल्ली की सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी में अधिकृत किया? जौनपुर को। बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किस वर्ष किया? 1489 ईस्वी में किया था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, तो बहलोल लोधी ने किया था। बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहता था? मनसदी आली। और बहलोल लोधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है, तो उसने जौनपुर की सरकी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और सैयद सुल्तानों की विरासत में पाए गए दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। और बहलोल लोधी सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत की मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी में। सिकंदर लोधी किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 1489 में बैठा था। किस लोधी सुल्तान का नाम निजाम था? तो सिकंदर लोधी का था। लोधी में किसकी माँ हिंदू थी? सिकंदर लोधी दिखी थी। और किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसी सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो ये सिकंदर लोधी को जाता है। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोधी के समय। और सिकंदर लोधी सुल्तान का उपनाम गुलरुखी था। सिकंदर लोधी का था। और किस वंश का लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोधी था। और किस सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोधी की अनुप्रशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुतिगान लिखा और जो हुमायूं की गुजरात अभियान में साथ था? तो ये शेख जमाली। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचता जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दी जाता था। यह लोधी सुल्तान कौन था? तो ये सिकंदर लोधी ही था। इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली युद्ध में किया था 1518 ईस्वी में। और दिल्ली सुल्तान के किसी सुल्तान ने यह घोषणा की कि राजा का कोई संबंध नहीं होता? इब्राहिम लोधी ने की थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में था। कौन सुल्तान लड़ते हुए युद्ध स्थल में मारा गया? तो इब्राहिम लोधी मारा गया। और इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो ये 1526 ईस्वी में हुई थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब के लिए जय श्री महाकाल, जय हिंद।